वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे पोल्ट्री के हवाले से कि क्या जदीद ख़ास तौर पे रिसर्च की लैब होनी चाहिए या नहीं, और इस वक्त जो बीमारियां हैं उनके इलाज के बारे में हम बात कर रहे थे। ये गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप बताइए कि क्या एंडी से हर साल लाखों बर्ड्स मुतासिर होते हैं, तो क्या एंडी लाइलाज है? ऐसे है कि एंडी को इंग्लिश में न्यूकासल डिजीज़ कहते हैं और उर्दू में रानी खेत कहते हैं। तो शायद लिसनर्स जो हैं और आप इस लफ्ज़ से ज़्यादा जो है वो मानूस होंगे। सही। तो ये बीमारी मुर्गियों के अंदर कई सालों से मौजूद है और ये चलती रहती है, और इसका इलाज से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है दैट इज़ प्रिवेंशन। सही। और जिसको वैक्सीनेशन के ज़रिए की जाता है। तो इसमें बड़ी अच्छी वैक्सीन जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन बाज़-औक़ात ये वायरस अपनी शक्ल थोड़ी सी तब्दील करके इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इतना ताकतवर हो जाता है कि वो जो प्रोटेक्शन वैक्सीन दे रही हैं उसको बाईपास करके बर्ड को इन्फेक्ट करता है। सही। तो उसमें फिर हमें जो वैक्सीन शेड्यूल्स और जो वैक्सीन्स की एप्लीकेशन है उनको रीएडजस्ट करना पड़ता है। तो इसके ऊपर आजकल फर्दर रिसर्च हो रही है, और जो क्योंकि हमने इसके वायरस की ऊपर रिसर्च करवाई इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, बाहर भी भेजा, तो वहाँ पर जो अभी तक ये मालूम हुआ कि ये वायरस जो है इसके अंदर बेसिक चेंज कोई नहीं है, सिर्फ इसकी पैथोजेनिसिटी के अंदर तब्दीली है। सर, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? जैसा कि बताया आपने एंडी या रानी खेत, इसकी वजूहात किन वजूहात की बिना पे ये मरज जो है ये पैदा होता है? ये मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इसमें वायरस तो वही है, लेकिन ये है कि जिस वक्त किसी एरिया के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है पोल्ट्री की, तो उसके अंदर फिर एक बर्ड के ऊपर डिजीज़ का स्ट्रेस होता है। सही। और खुदा न खास्ता अगर किसी एक फार्म के ऊपर कोई प्रॉब्लम चली जाती है तो वहाँ से वो दूसरे फार्म में चली जाती है, फिर तीसरे फार्म में और चौथे फार्म में। हमारे यहाँ थोड़ी सी एक प्रॉब्लम हुआ ओवर द ईयर, जब ये इंडस्ट्री डेवलप हो रही थी, ये सेक्टर डेवलप हो रहा था, तो उसमें इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा गया कि फार्म्स को एक दूसरे से फासले पर बनाना चाहिए। तो हुआ ये कि एक फार्म बनाया, उसके साथ वाली जमीन पे उसके हमसाये ने भी फार्म बना दिया, डिस्टेंस कम होने तो से वो क्लस्टर्स बन गए। तो वो क्लस्टर्स के अंदर जो है उसको हाइजीन, सफाई रखना और डिजीज फ्री रखना जो थोड़ा सा मोर चैलेंजिंग हो जाता है, और उसमें जिसको डिजीज एक में से दूसरे फार्म के ऊपर जाती है तो उसकी पैथोजेनिसिटी इंक्रीज कर जाती है। तो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड इन द रिसेंट टाइम। लेकिन ये है कि फिर हमें जो वैक्सीन्स हैं वो एडजस्ट करनी पड़ती हैं कि कितनी दफ़ा करनी है, किस वक्त करनी है, तो उसके ऊपर काफ़ी सारा काम हुआ है। तो अभी जो रिसेंटली जो रिजल्ट्स आए हैं जो वो काफ़ी प्रॉमिसिंग हैं, और उससे लग ऐसे रहा है कि जैसे हम इसमें कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे। आप सर क्या समझते हैं कि पोल्ट्री एक्ट के तहत जो फार्म टू फार्म डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए कि ये चीज़ें कंट्रोल हो सकें, खासतौर पर जो बीमारियाँ कंट्रोल हो सकें? जी, इसमें हुकूमत के साथ पोल्ट्री एसोसिएशन आजकल एक पोल्ट्री एक्ट के ऊपर काम कर रही है, और उसमें एक जो उसकी शिक है, जो एक आर्टिकल है, वो ये डिस्टेंस बिटवीन दी फार्म्स के ऊपर भी है। इसी वजह से ताकि जो गलतियां तो होगी माजी में, लेकिन मुस्तकबिल के अंदर जो नई डेवलपमेंट हो उसको जदीद खतूत के ऊपर किया जा सके, ताकि ये चैलेंजेस जो हैं इनको रिमूव किया जा सके। तो उसमें जनरली 2-3 किस्म के हमारे बर्ड होते हैं, जैसे ब्रॉयलर होता है, ब्रीडर होता है और ग्रैंड पेरेंट्स होता है। तो उसमें एसोसिएशन ने जो रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट को दी हैं उसमें यह है कि ब्रॉयलर फार्म जो है वो कम से कम 1 किलोमीटर के फासले के ऊपर होना चाहिए, ब्रीडिंग फार्म और हैचरीज जो है कम से कम 2 किलोमीटर के फासले पे होनी चाहिए, और जो ग्रैंड पेरेंट फार्म्स हैं उनको दूसरे फार्म से कम 3 किलोमीटर का फासला जो है वो मेंटेन करना चाहिए। सर अभी सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ, आपने मुझे 3 डिस्टेंस बताई हैं कि ब्रॉयलर में 1 किलोमीटर का होना चाहिए डिस्टेंस, ब्रीडिंग में 2 किलोमीटर का और ग्रैंड में 3 का। तो ये इतना फासला क्यों, स्पेसिफिक क्यों किया गया? इसकी खास वजूहात है? जी, इसमें अगर आप देखें तो वैल्यू ऑफ द बर्ड एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक ग्रैंड पेरेंट जो है उसके एक मुर्गी की कीमत को 10,000 रुपये के करीब होती है। अगर आप पेरेंट स्टॉक को लें तो एक की कीमत जो है 2,000 रुपये के करीब होती है। ब्रॉयलर जो है आप जानती हैं मुर्गी को 200-250 रुपये में आपको मिल जाती है। एक तो उसकी वैल्यू के ऊपर, दूसरा उसका इफेक्ट जो है। अब एक ग्रैंड पेरेंट जो है उसने 40 जो है वो पेरेंट स्टॉक प्रोड्यूस करने होते हैं,
और उसके बाद उस एक पेरेंट स्टॉक ने आगे 125 से 130 जो है वो ब्रॉयलर चूजे प्रोड्यूस करने होते हैं। तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि एक ग्रैंड पेरेंट फीमेल जो है उससे जो ब्रॉयलर प्रोड्यूस होता है वो तकरीबन कुछ 7 टन के करीब गोश्त होता है। अच्छा। जिसकी वैल्यू को 1.4 मिलियन रुपीस के करीब होती है। सही। तो इसलिए उसका इफेक्ट जो है ग्रैंड पेरेंट का नीचे ब्रॉयलर के ऊपर बहुत बड़े एरिया के ऊपर होता है। तो हमारी फिर कोशिश होती है कि जो जो हम ऊपर जाते हैं वहां पर उनको ज्यादा हिफाजत दी जाए बीमारियों से, ताकि उनकी जो प्रोडक्शन नीचे की तरफ आ रही है उसमें बीमारियां नहीं होंगी, तो आगे निचली जो फाइनल प्रोडक्ट है जो कि कंज्यूमर तक जानी उसमें भी प्रॉब्लम और डिजीज नहीं होगी। सही, जबरदस्त। और दूसरा पोल्ट्री के हवाले से मैं आपसे पूछूंगी कि फीड खास तौर पे जो है इसके बारे में बड़े हमें सवालात भी उठते हैं, मीडिया में भी कुछ बातें हाईलाइट हुई कि इसकी फीड में कुछ हलाल अज्जा का शामिल ना होना है या फिर मिल्क ब्लड के नाम से कुछ चीज़ें शामिल की जाती हैं जिससे फीड जो है मशकूक हो जाती है। तो आप थोड़ा डिफाइन करेंगे कि ये असल में ये है क्या, मतलब इसमें कुछ ऐसे शक व शुबहात हैं या लोगों में ऐसी कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है? बस ऐसे मतलब है कि कुछ चीज़ें हैं जो कि परसेप्शंस बन जाते हैं गलत, और उसके बाद वो हियर से बात के किसी ने एक से एक सुनी, दूसरे तक पहुंचाई, तीसरे तक पहुंचाई और बात आगे चलती है। मुर्गी को जनरली हमारे यहाँ कहते हैं जी ये देसी मुर्गी और ये वलैती मुर्गी है। अब अगर आप देसी मुर्गी को देखें और जरा ऑब्जर्व करें और थोड़ा सा अपना विजुलाइज करें, आपने देखी होंगी घरों में कि वो कहाँ खाती हैं। सही। वो बाहर जाती हैं, गलियों में खाती हैं, कीड़े मकोड़े खाती हैं, उसमें नालियों में भी खा लेती हैं, वो जो गंदगी का ढेर होता है उसके ऊपर भी खा लेती हैं, गांव में इसी तरीके से बाहर फिर रही होती हैं और उसके अंदर खा लेती हैं। और उसके बाद अगर हमने उसको खाना हो तो ज़बा कर लेते, अंडा लेना हो तो अंडा ले लेते हैं। लेकिन जिस वक्त आप कमर्शियल पोल्ट्री करते हैं तो फिर आप बहुत ज़्यादा केयरफुल होते हैं, क्योंकि अगर कोई आप ऐसी चीज़ मुर्गी को देते हैं जिसकी अंदर इन्फेक्शन, कंटेमिनेशन या कोई ऐसी चीज़ शामिल हो जो कि सेहत के लिए अच्छी ना हो, तो वो मुर्गी की सेहत को सबसे पहले इफेक्ट करेगी। मुर्गी खुद जो है वो बहुत नाजुक होती है। तो इसलिए फार्मर के ये मुफाद में होता है कि वो अपनी मुर्गी की सेहत को बचाने के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी की जो फीड दे। तो अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें क्या फीड में हम इस्तेमाल करते हैं तो आप हैरान होंगे कि हमारे जो 50 to 60% है वो ग्रेन्स होते हैं। जैसे आप मकई ले लें, मकई, टूटा हुआ चावल ले लें, गंदुम ले लें, इस तरह की चीज़ें जो है इस्तेमाल होती हैं। 20 से 25% के करीब आप वेजिटेबल मील्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे सोयाबीन हो गया, कॉटन सीड केक हो गया, सनफ्लावर केक हो गया, इस तरीके से। और उसके अलावा जो है वाइटामिन्स, मिनरल्स और वो इस्तेमाल होते हैं। और बहुत थोड़ी मिकदार में फिश मील या और कोई सोर्स जो है इस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी जब इंग्रेडिएंट आते हैं फीड मिल के अंदर, तो एक एक इंग्रेडिएंट को बहुत सोफिस्टिकेटेड लैब्स होती हैं जो कि चेक करती हैं, और उसके बाद जब फीड बन जाती है तो उसको दोबारा चेक किया जाता है। सही। क्योंकि फार्मर की जो मतलब है कि हिफाजत होती है वो फीड मिलर की भी एक जिम्मेदारी, मतलब बाकायदा एक चेकिंग प्रोसेस भी होता है, बहुत ज्यादा चेकिंग का प्रोसीजर होता है। और इसी वजह से अगर आप देखें तो आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले आप 4 किलो के करीब हम फीड दिया करते थे और 1 किलो मुर्गी का वजन आता था। आज फीड जो है इतनी अच्छी क्वालिटी की हो गई है कि हम 1.25 किलो फीड देते हैं और 1 किलो जो है वो उसमें से मुर्गी जो है उसका वजन आ जाता है। तो वो जब तक आप बहुत अच्छी क्वालिटी की फीड प्रोड्यूस नहीं करेंगे उस वक्त तक मतलब आप रिजल्ट नहीं ले सकते। सही। सर, पोल्ट्री सेक्टर के अंदर खास तौर पे पोल्ट्री सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा दिलाने और एक आम आदमी को सस्ता गोश्त फराहम करने में आप क्या समझते हैं कि पीपीए का क्या किरदार है इसमें? पीपीए ने इंटरमीडिएट किरदार अदा किया जी बहुत। एक तो जैसा आपने पहले सवाल पूछा था कि एजुकेशन ऑफ द फार्मर्स के हवाले से एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, ऑर्गेनाइज करने के हवाले से, एजुकेशन करने के हवाले। उसके बाद गवर्नमेंट और फार्मर के दरमियान लाइजन का किरदार अदा किया कि जो फार्मर की मुश्किलात थी उसको हुकूमत तक पहुँचाना, और हुकूमत के जो व्यूज़ होते हैं और जिस तरीके से गवर्नमेंट प्लान करती है कि ये अगले 5 साल 10 साल में हमारे ये प्लान है कि चिकन मीट जो हम इतना प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसको फार्मर तक पहुंचाना, तो ये एक लाइजन का काम किया। इसी तरीके से जब गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है तो उसमें पोल्ट्री एसोसिएशन अपनी तजावीज़ जो है
देकर इस सेक्टर को ग्रोथ में मदद देने में अपना किरदार अदा करती है। सही सर, ये भी देखा गया कि जब भी मुल्क के ऊपर मुश्किल वक्त आया है, पोल्ट्री इंडस्ट्री ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और हेल्प आउट किया इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा। तो क्या इस वक्त पाकिस्तान पोल्ट्री इंडस्ट्री मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की को भी किसी हद तक कामयाब करने में अपना किरदार अदा कर रही है? जी, इसमें मतलब है कि पोल्ट्री फार्मर के लिए और सारे सेक्टर के लिए एक बड़ी काबिल फ़ख्र बात है कि बहुत मुश्किल हालात हैं। जैसा कि आप जानती हैं कि एनर्जी का बहुत बड़ा क्राइसिस है। आप 12-12, 14-14 घंटे, 16-16 घंटे बिजली नहीं होती। तो अब हमारे फार्म्स इस किस्म के हो गए हैं कि वहाँ पर आप एक लम्हे भी बगैर बिजली के गुजारा नहीं कर सकते। कंट्रोल्ड हाउसेज हैं जहाँ पर एनवायरमेंटल सिस्टम चल रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई की जरूरत होती है। तो वहां पर स्टैंड बाई जनरेटर्स रखे हुए हैं। अब अगर तो कभी हो ना हफ्ते में 1-2 घंटे के लिए बिजली ने जाना है, फिर तो मैनेज किया जा सकता है। मैनेज किया, एक जनरेटर भी बहुत है जिस किस्म का भी। लेकिन अगर 16-16 घंटे चलना है तो एक जनरेटर तो आप महीना एक चलाएंगे तो वो बस हो जाएगा। फिर आपको उस जनरेटर का स्टैंड बाई जनरेटर रखना पड़ता है। तो उस एनर्जी क्राइसिस को मैनेज करने के लिए इस सेक्टर ने, इस इंडस्ट्री ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की और अपने खुद सेल्फ जनरेशन का सिस्टम किया। 1-1, 2-2, 3-3 जो है वो जनरेटर्स रखे ताकि उनको जनरेटर्स का क्राइसिस ना हो। उसके अलावा इकोनॉमी का क्राइसिस है तो उसके इफेक्ट डायरेक्ट होता है कि आपका बायर जो है उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। जैसे आप देखें कि पिछले साल मुर्गी जो थी 250 से 300 रुपए किलो के दरमियान बिक रही थी, आज जो है मुर्गी 125-150 रुपए के दरमियान बिक रही, क्योंकि जो कंज्यूमर है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा उसको खरीदने। लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो ऊपर जा रही है, आपकी एनर्जी की कीमत ऊपर जा रही है, इनपुट्स की कीमत ऊपर जा रही है, फीड की कीमत ऊपर जा रही है, जो लेबर की कॉस्ट है वो ऊपर जा रही है, हाउसिंग की कॉस्ट जो है वो ऊपर जा रही है। लेकिन उसके बावजूद जो है वो पोल्ट्री जो है वो फोर्स्ड है कि वो इसको लो प्राइस के ऊपर बेचे, क्योंकि दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। तो उसके बावजूद ये सेक्टर जो है वो सरवाइव भी कर रहा है, ग्रो भी कर रहा है। तो इसमें काफ़ी सारा इनकी जो है वो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द इकोनॉमी कि इस मुश्किल हालात में इन्होंने अपने काम को जारी रखा है। आज भी तकरीबन 1.5 मिलियन से ज़्यादा लोगों का रोज़गार इसके साथ वाबस्ता है। सही। अगर आप देखें तो एग्रीकल्चर का टोटल जीडीपी के अंदर कोई 22-23% के करीब शेयर है, उसका 51-52% लाइफ स्टॉक का शेयर है और उसका 10-11% जो है वो पोल्ट्री का शेयर है। अभी तो जिक्र चल निकल रहा है मुलाजमत के हवाले से, तो मैं पूछती चलूँ आपसे कि क्या पोल्ट्री इंडस्ट्री में लोगों के लिए मुलाजमत के कितने मौका हैं, क्या लोग इससे फायदा उठा रहे हैं? जी बिल्कुल, इसमें हर किस्म के लोग जो हैं इसमें फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा था कि टेक्निकल लोग हैं, जैसे वेटनेरियन हैं या हस्बेंड्री के लोग हैं, उनके लिए जॉब्स हैं। उसके बाद अगर कोई थोड़ा सा पढ़ा लिखा लड़का है, 10 पास किया है, उसने 12 जमातें पास कर ली और कोई कोर्स कर लिया या ट्रेनिंग ले लिया तो वो सुपरवाइजर्स बन जाता है। ऐसे इसी तरीके से अगर उस थोड़ा सा और कम है 5 जमात तो वो असिस्टेंट सुपरवाइजर इसमें बन जाता मतलब बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार भी बिल्कुल नहीं पड़ा हुआ तो उसके लिए लेबर की जो जॉब वो भी अवेलेबल है। और उसके बाद इसका स्प्रेड बड़ा यूनिफॉर्म है। सो हर गांव के अंदर आपको फार्म नजर आएगा, हर जिले में आपको फार्म नजर आएगा, हर एरिया के अंदर। तो इसने हर एरिया के अंदर जो है जॉब की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की। सही, माशाल्लाह से बहुत बड़े बल्कि पैमाने के ऊपर लोगों को मुलाजमतों का मौका मिला जब से ये पोल्ट्री इंडस्ट्री ने तरक्की की है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि पोल्ट्री इंडस्ट्री में मीडिया बहुत अहम रोल अदा करता है, तो इस हवाले से इस रोल के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, वो मैंने पहले भी जैसे अर्ज किया था कि मीडिया का हमारा जो पहला एक्सपीरियंस हुआ था वो बर्ड फ्लू के ज़माने में हुआ। अच्छा। और उसमें हमें एहसास हुआ कि मीडिया कितना इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर सकता है। और इसके बाद क्योंकि हमारे पोल्ट्री सेक्टर जो है वो ग्रो कर रहा था तो उसके अंदर इतना ज़्यादा अपने अंदर भी अवेयरनेस नहीं थी कि लोगों को एजुकेट करने के सिलसिले में मीडिया जो है कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो जिस वक्त ये इंटरेक्शन हुई तो पोल्ट्री ने भी मीडिया के ज़रिए लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाना जो है वो शुरू किया, तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। मुस्तकबिल के अंदर वी सी कि जैसे खुदा न खास्ता अगर कभी कोई मसला आता है, प्रॉब्लम आता है, नहीं भी आता, इवन नॉर्मल हालात भी हैं, जैसे हम आपको पोल्ट्री की अफादियत बताना चाहते हैं, कंज्यूमर को बताना चाहते हैं। और नाज़रीन, अभी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, यहाँ पे वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।